17 साल की बेटी अपने पिता के पास आती है और बोलती है, पिताजी आप पूरे दिन काम करते हैं, आप थक गए होंगे, लीजिए ये दूध पीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ हल्दी वाला। पिता दूध को लेता है और जैसे ही पीता है तो बोलता है कि हल्का सा बेटी ये दूध कड़वा लग रहा है, लेकिन बेटी बोलती है कि पिताजी इसमें हल्दी डली हुई है, शायद इस वजह से ये दूध कड़वा लग रहा है। और पिता उस दूध को पीता है और पीने के बाद बेहोश हो जाता है, क्योंकि बेटी ने एक खौफनाक प्लानिंग को अंजाम दे दिया था। उसने दूध के अंदर बेहोशी की दवा मिलाई थी और पिता के बेहोश होने के बाद वो लोहे का जो मूसल होता है मसाले पीसने वाला, उसको लेकर आती है और उससे अपने पिता के सर की जो हड्डी थी उसको पूरे तरीके से कुचल डालती है। पूरा सर उसने कुचल दिया था। और उसके बाद आगे की जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बेटी ने पूरी प्लानिंग अच्छे से रच ली थी और फिर वो पिता की लाश को वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह पर ज़मीन में दफन कर देती है और 3 महीने तक पिता की लाश को छुपाए रखती है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी और ख़ुद थाने जाकर अपनी माँ के साथ पिता को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन 3 महीने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ और जब पुलिस ने बेटी से पूछा और जब पुलिस को यह पता चला कि 17 साल की बेटी ने इस घटना को अंजाम दिया है और कैसे उसने प्लानिंग को अंजाम दिया, क्यों दिया, जब पूरी कहानी वो पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वालों के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं। और जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में बोला था कि जो जो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेगा, कोई सवाल करेगा या मुझे फॉलो करेगा, तो मैं उसके नाम को वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, उसके नाम को लूँगा। तो जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके नामों को, जिन लोगों ने फॉलो किया था उन लोगों के नामों को हम वीडियो के आखिर में लेंगे। तो शुरुआत से घटना को शुरू करते हैं। तो घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना गोविंद है और वहीं का एक राधा कृष्णा वाटिका कॉलोनी है और वहीं पर रहने वाले मनोज सोनी, जो अचानक से 19 अप्रैल 2026 को जो गुजरा है उसको वो अपने घर से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आते। वहीं मनोज सैनी की जो बीबी है, वाइफ है, जिनका नाम नैना है, वो अपनी बेटी की निशा से, जिसकी उम्र 17 साल है, उससे बोलती हैं कि शायद तेरे पिताजी चले गए हैं कर्जे की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था। जो मनोज सैनी थे ये थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, लेकिन इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो माँ बेटी ये ख्याल लगाती हैं और रिश्तेदारों को फ़ोन करती हैं कि मनोज गायब हो चुके हैं, उनके नंबर पर हम फ़ोन कर रहे हैं, नंबर स्विच ऑफ है और शायद वो कर्जे की वजह से गए हैं, क्योंकि घर में कुछ कर्जदार आए थे, उसके बाद फजीता हुआ और उसके बाद वो निकल गए हैं। और जो नैना थी वो मनोज के बड़े भाई को, राम बाबू को भी फ़ोन करती है, बोलती है कि ऐसे ऐसे मनोज गायब हो गए हैं। अब जितने भी परिवार के लोग थे मनोज को ढूंढने में लगते हैं, मनोज को ढूंढते हैं और जब मनोज का कुछ पता नहीं चलता तो 21 अप्रैल को मनोज के भाई के साथ ये जो नैना थी ये थाने में पहुंचती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जो बेटी थी उसका रोते रोते बुरा हाल था, उसको अपने पापा की याद आ रही थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। फिर उसके बाद पुलिस छानबीन में लगती है, पुलिस ढूंढने में लगती है, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगता। और आखिर में ये लोग 9 दिन के बाद ही थाने में पहुंचते हैं और उसके बाद ये जो नैना थी ये रिपोर्ट को वापस ले लेती है। बोलती है कि आप पुलिस परेशान हो रही है, लेकिन जो मनोज हैं वो कर्जे की वजह से भागे हैं, इसलिए वो खुद वापस आ जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस की वजह से वो और ज़्यादा डर जाएंगे, हो सकता है वो लौट कर ना आए। तो ये थाने में ऐसी बात बताती है। पुलिस वाले भी भैया उनको काम काज से बचने का मौका मिलता है और वो बोलते हैं कि ठीक है ले जाओ, हमें क्या करना है, और वो जो एप्लीकेशन थी उस पर वो वापस दे देते हैं। और उसके बाद वक्त गुजरता जाता है। अब जो मनोज के भाई राम बाबू को पता चलती है कि उसका भाई गायब है, वो थाने पहुंचता है। तो थाने में पता चलता है कि मनोज की पत्नी आई थी, वो एप्लीकेशन वापस ले गई। अब मनोज का भाई बड़ा परेशान था, उसका पूरा परिवार परेशान था क्या आखिर मनोज कहाँ चला गया। और जो पत्नी है उसने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वो भी वापस ले ली। अब परिवार का शक था सिर्फ नैना और उसकी बेटी के ऊपर, लेकिन कोई कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है, ये इल्ज़ाम तो लगता नहीं है। वक्त गुजरता जाता है, परिवार के लोग नैना से बोलते हैं कि तुम थाने चलो, दोबारा से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मई का महीना लग जाता है। परिवार के लोग जब नैना से बोलते हैं कि पुलिस ही इसमें कुछ कर सकती है, तो नैना फिर दोबारा से परिवार के लोगों के साथ थाने में पहुंचती है और 9 मई को दोबारा से ये गुमशुदगी की रिपोर्ट देती है और बताती है पुलिस को कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, अब आप ही ढूंढिए। पुलिस को एप्लीकेशन मिलती है, पुलिस वैसे ही कर हल्की फुल्की कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था
क्या मनोज कर्जे की वजह से भाग गया है, इसलिए बस पुलिस ऐसे ही छोटी मोटी कार्रवाई मतलब करती है, दिखावा करती है। वक्त गुजरता जा रहा था और ऐसे ही कर कर 7 जून लग जाती है और 7 जून को अचानक से जो मनोज के परिवार के लोग थे वो देखते हैं क्या मनोज के घर पर ताला पड़ा हुआ है और जो मनोज की पत्नी और उसकी बेटी है वो घर से जा चुके हैं। उनको लगता है कि शायद 1-2 दिन में ये लोग वापस आ जाएंगे, कहीं पर गए होंगे मनोज को ढूंढने के लिए। लेकिन 11 जुलाई लग जाती है, जून से 11 जुलाई लग जाती है और मनोज की पत्नी वापस नहीं आती, घर में ऐसा ही ताला पड़ा रहता है। और फिर जो मनोज के पूरे परिवार के लोग थे उनका शक यकीन में बदल जाता है कि जो कुछ हुआ है वो मनोज की पत्नी और उसकी बेटी ने किया है। तो परिवार के लोग थाने में पहुंचते हैं, बताते हैं कि मनोज की पत्नी गायब हो गई है, उसकी बेटी का कुछ नहीं पता है। पुलिस को अब ये बात बताई जाती है और अब आकर पुलिस सच में ढूंढने में लगती है और सबसे पहले मनोज की जो पत्नी थी नैना, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, उसकी बेटी की निकाली जाती है और उन दोनों के फ़ोन में एक नंबर निकलता है। पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो वो नंबर विमल चौधरी नाम के लड़के का था जो इसी कॉलोनी में रहकर डिलीवरी बॉय का काम करता है। पुलिस उसको हिरासत में लेती है। पुलिस को ये अंदाज़ा था कि जो विमल चौधरी है ये मनोज सोनी की पत्नी जो नैना है उसका बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि बेटी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसका भला बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। लेकिन जब पुलिस विमल चौधरी को गिरफ्तार करती है ये पता करने के लिए कि आखिर तुम्हारी प्रेमिका नैना कहाँ पर है, तो विमल चौधरी जो बात बताता है वो सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है। विमल चौधरी कांप रहा था, रो रहा था, बोल रहा था कि साहब मैंने जो मनोज है उसकी हत्या मैंने नहीं की, वो हत्या तो नैना और उसकी बेटी ने मिलकर की थी। मैंने तो सिर्फ साथ दिया था, मैंने तो सिर्फ लाश को छिपाने में साथ दिया था, मुझे कुछ नहीं पता। अब जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस पूछती है कि मनोज की लाश कहाँ पर है और कब हत्या की गई, तो बताता है मथुरा का जो यमुना नदी है उसके पास ही जो घाट बना हुआ है वहाँ पर ज़मीन में लाश को पहले जलाया था, फिर उसके बाद लाश को कंबल में लपेट कर जो भी अवशेष थे थोड़े बहुत उनको दफन कर दिया था। पुलिस की टीम फौरन जेसीबी के साथ यमुना नदी के पास पहुंचती है, लेकिन वहां पर पानी का स्तर बढ़ा हुआ चल रहा है तो पुलिस वहां पर खुदाई वगैरह कुछ नहीं कर पाती। डॉग स्क्वाड के ज़रिए वहां से ढूंढना शुरू किया जाता है तो पुलिस को वहां पर कंबल मिलता है, थोड़े बहुत अवशेष मिलते हैं जिसको पुलिस डीएनए के लिए भेज देती है। फिर उसके बाद पुलिस ये विमल चौधरी की विमल चौधरी बताता है कि जो ये निशा और नैना है ये गाज़ियाबाद में है। फ़ौरन पुलिस की टीम रवाना होती है और निशा और नैना दोनों को ही माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब नैना से पूरी कहानी पूछी जाती है तो नैना बोलती है कि साहब मैंने ये प्लानिंग को अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस प्लानिंग को रचने वाली मेरी बेटी है जिसकी उम्र जो अभी नाबालिग है, जिसकी उम्र 17 साल है। बेटी निशा से पूछा जाता है तो बताती है हाँ साहब मैंने ही पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी। और शुरुआत से जो बेटी कहानी बताती है वो ये बताती है कि उसके प्रेम संबंध विमल चौधरी के साथ चल रहे थे और विमल चौधरी को उसने एक दिन घर पर बुलाया था और वो उसके साथ संबंध बना रही थी कि उसी बीच उसके पिता आ जाते हैं और वो ये नज़ारा देख लेते हैं, वो विमल चौधरी को मार कर भगा देते हैं। फिर उसके बाद वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं और उस दिन से मारने पीटने का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि मेरे पिता हर रोज़ मुझे मारा करते थे, हर रोज़ मुझे पीटा करते थे। मैं परेशान हो चुकी थी और ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। वहीं अब आकर क्योंकि जो मेरी माँ है, मेरी माँ के भी अवैध संबंध एक लड़के से इंस्टाग्राम के ज़रिए शुरू हो गए थे, ये बात मुझे पता थी। जब मैं अपनी माँ से बोलती हूँ कि माँ अगर पिताजी को तुम्हारे अवैध संबंध के बारे में पता चला, तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो वो तो तुम्हें जान से मार देंगी। तो माँ मेरी नैना ये बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँ और तू अपने प्रेमी के साथ रहे और जो तेरे पिता हैं उनको हम लोग छोड़ दें। तो जो बेटी थी वो ये बोलती है कि अगर हम लोग पिताजी को छोड़ेंगे तो घर मकान पैसा सब कुछ कामकाज उन्हीं का है, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आएगा, वो हमें निकाल देंगे। अगर हम लोग पिता को मार दें तो उसके बाद हम लोग दोनों अपने प्रेमियों के साथ सुकून से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब माँ ये प्लानिंग सुनती है तो वो बोलती है कि ठीक है तू कैसे प्लानिंग करेगी वो तू कर। फिर ये जो निशा थी ये अपने प्रेमी से विमल चौधरी से बोलती है कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मेरा पिता बेहोश हो जाए। फिर ये जो विमल चौधरी था ये कुछ गोलियां वगैरह लेकर आता है, ये निशा को देता है और निशा प्लानिंग के तहत 19 अप्रैल को अपने पिता को दूध में मिलाकर, हल्दी वाले दूध में मिलाकर
दूध देती है और बोलती है पिता ये दूध हल्दी वाला है, इसको पीकर तुम्हारी तकलीफ़ दर्द कम हो जाएगा जो आप मेहनत करते हो। जब पिता दूध को पीता है तो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी माँ को बुलाती है कि पिताजी बेहोश हो चुके हैं, अपने प्रेमी को बुला लेती है और पिता को मारने के लिए, क्योंकि बेहोशी के बाद होश में ना जाए इसलिए मारने के लिए जो मसाले कूटने वाला मूसल होता है वो लेकर आती है और लोहे के मूसल से अपने पिता के सर को कुचल कर उसकी हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद फिर उसके बाद ये लाश को फेंकने की प्लानिंग करते हैं। तो ये जो निशा थी ये रात के टाइम बोरे में अपने पिता की लाश को प्रेमी और माँ के साथ मिलकर रखती है। फिर स्कूटी के आगे वाले हिस्से में लाश को फंसाया जाता है, लेकिन लाश बीच में सही से नहीं फंस पा रही थी। फिर माँ पीछे बैठती है, निशा पीछे बैठती है और प्रेमी स्कूटी को चलाता है। और रात के टाइम ये लोग जो वहाँ गंगा नदी थी, गंगा घाट पर ये लोग लाश को लेकर पहुँचते हैं और वहाँ पर डीजल डालकर, पेट्रोल वगैरह डालकर लाश को जला देते हैं। जलाने के बाद फिर वहीं पर ये विमल चौधरी गड्ढा खोदता है और लाश को गाड़ दिया जाता है। और जब से लाश गायब थी उसके बाद माँ बेटी यहाँ पर घर पर आने के बाद अपने जो मनोज था उसके गायब होने का झूठा ड्रामा रचती हैं कि मनोज कर्जे की वजह से गायब हो गया, लेकिन माँ बेटी ने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं जो बेटी है उसके प्रेमी को तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जो नैना है माँ, उसके प्रेमी का भी इसमें हाथ था या नहीं था। वहीं माँ बेटी का कहना ये था क्या जो मनोज था वो उनको मारता पीटता था, इसलिए उन्होंने पीछा छुड़वाने के लिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मनोज की हत्या की थी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है, हर कोई ये मतलब सोचने पर मजबूर है कि मतलब एक बेटी 17 साल की बेटी ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकती है, अपने पिता को इतनी खौफनाक मौत कैसे दे सकती है और वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर ले। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को, आपका नाम वीडियो के आखिर में लूँ तो मुझे फॉलो कर लें, फिर मैं आपके नाम को भी आखिर में लूँगा। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है और कमेंट्स किया है, तो उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो कमेंट्स किया है वो सूरज कुमार ने किया है। ये कह रहा है भाई मैं हर बार कमेंट्स करता हूँ, 2 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना, मैं सूरज झारखंड से हूँ। और ये कमेंट कर रही है मेरा नाम आशा है, मैं नेपाल से हूँ, मुझे भी भाई सपोर्ट कर दो। तो भैया आशा को भी फॉलो कर लें, उनको भी सपोर्ट करें। सुजीत कुमार बोल रहे हैं नमस्कार मास्क भाई, कैसे हो, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। तो सुजीत कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर वीडियोस में कमेंट्स करते हैं और हर वीडियोस में आपके मैं कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ। ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को कमेंट्स नहीं पढ़ता, कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका कमेंट्स में जवाब भी दे देता हूँ। बाबर शरीफ बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब माज भाई, मेरा जन्मदिन है 22/8/2026 को, यानी कि 8 तारीख आने वाली है उसको। तो बाबर शरीफ आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमारी दुआएं आपके लिए हैं। आप खुशहाल रहें और आपका जन्मदिन हर साल इतनी खुशियों के साथ आए कि हर साल खुशियां बढ़ती ही चली जाएं। प्रज्ञा सिंह बोल रही हैं नमस्ते, जैसे ही मैं मोबाइल उठाती हूँ, फ़ोन का डाटा ऑन करती हूँ तो मन करता है कि आपका वीडियोस आ जाए और देखने का मन करता है। मेरा दिल तो मतलब यकीन नहीं हो पा रहा है कि कुछ लोग मेरे वीडियोस को इतना भी पसंद करते हैं। तो ढेर सारा शुक्रिया प्रज्ञा सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आगे भी लोगों के कमेंट्स को पढ़ा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए कमेंट्स यहाँ सिर्फ वीडियो यहीं तक है। आगे जो कमेंट्स हैं वो मैं कल की वीडियो में पढ़ूंगा, माफ़ी चाहूँगा बाकी लोगों के कमेंट्स रह गए। आप जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, कल की वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा। शुक्रिया।